नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित बीजेपी के प्रत्याशी शामिल रहे। तो वहीं बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में नामांकन दाखिल करने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश भी दिए गए। देखिए, हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। कितना आगे स्ट्रेटेजी आप लोगों की प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी जब हम 2019 का चुनाव जीते थे, उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद में हमने 2024 की टारगेट बना लिया था, क्योंकि राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल लगातार जो भी कार्य करता है उसके मन में ये भाव रहता ही है। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और हमने एक बदलते हुए भारत के अंदर सेवा भाव से, समर्पण भाव से देश की सेवा करने का संकल्प लिया है। टोली की बैठक थी और उस बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं, उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथासमय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का सदस्यता अभियान भी जारी है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा के मतदान से एक दिन पहले तक यह अभियान जारी रहेगा। अब वहीं बीजेपी से लगातार बढ़ते कुनबे को लेकर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी का कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करने वालों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। जो भी बीजेपी में आ रहा है उसका स्वागत है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले बता चुके हैं। चलो, लगभग अभी तक जो अभियान हमारा चला है, इसमें 6,500 से भी ज्यादा लोग, बड़ी संख्या 11,000 से ऊपर, अब 11,000 हो गई, 11,000 संख्या हो गई है। और उसमें जो भी आ रहा है सबका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसमें हर एक भारतवासी योगदान देना चाहता है। उत्तराखंड के अंदर भी जो भाई बहन जो भी कहीं हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सहयात्री बनना चाहते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वही विपक्ष के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज देश के अंदर 2 विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक विचारधारा राष्ट्रवाद की है, तो वही दूसरी विचारधारा है इंडिया अलायंस की। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीख घोषित हो चुकी है। अब पार्टियों के नेताओं का दल बदल भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
कुछ तो हमसे भी गलतियां हुई। मालचंद जो बीजेपी का आदमी था उसको पार्टी में लाके हमने टिकट दिया, वो हमारे से गलती हुई। दिनेश ये नेगी जो टीरी से थे उनको लाके भी गलती की, मैं ये मानता हूँ। और जब ऐसे लोग पार्टी में आते हैं तो गंदगी करते हैं, और इन्हीं लोगों के प्रभाव में कुछ अच्छे लोग भी चले जाते हैं, और अधिकतर वो गए हैं जिनका मैंने उदाहरण दिया। बीजेपी ज्वाइन कर खटीमा के प्रमुख जी 3 बार पद से हटाए गए, वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे, 3 सदस्यीय कमेटी बने, उनको 3 बार हटाया, 3 बार वो कोर्ट से वापस आए। आखिर में बेचारा क्या करता, उसको लगा यार रोज रोज परेशान करे, बीजेपी में चले गया, तब से उनको नहीं हटाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दूसरे दल के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कुमाऊं से यूथ कांग्रेस के कई सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन सभी को बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी जी के नाम पर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि जनता का उन पर भारी दबाव है। आकर्षण मोदी जी का है, पुष्कर धामी जी के कार्यों का आकर्षण है। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि जब समाज के बीच में विपक्षी दल के व्यक्ति जनता के बीच में विरोध का विषय बचता नहीं है, और जब मोदी जी विरोध की बात होती है तो जनता उसका विरोध करती है, तो मोदी जी के कार्यों का प्रभाव है कि जनप्रतिनिधियों में बहुत बड़ा जन दबाव है, और वही जन दबाव जो है सबको भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं में कई सिटिंग और पूर्व विधायक शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नेताओं पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें डरा रही है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सफाई दी और कहा कि जो भी लोग करप्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस के नेता करप्ट है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई करने का हुआ नहीं, ईडी और सीबीआई पहले से भी है। ईडी सीबीआई किसको करती है तो सबको पता है। इसका मतलब उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, लोग कहते हैं उससे डरते। तो ऐसा नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है उसके यहाँ ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, वो किसी दल में रहो। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना सीबीआई की तंग करती है ना ईडी तंग करती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है। तो वही उत्तराखंड की क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। हालांकि अभी यूकेडी प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने बताया कि संगठन और संसदीय बोर्ड की बैठक की गई है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल, आज हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है और संगठन की भी बैठक चल रही है। जो जितने हमारे प्रत्याशी आए हैं हर लोकसभा से, पौड़ी से आए हैं, टिहरी से आए हैं, अल्मोड़ा से आए हैं, नैनीताल से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, उन सभी को एक बैठक बने उसमें संसदीय बोर्ड में रखा जाता है। उसको संसदीय बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर आप रिकमेंड करेंगे और कल तक हम नामों की लिस्ट जारी कर देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां मजबूती से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आयेंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के उपाध्यक्ष आयेंद्र शर्मा जी। जानेंगे आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रहने वाला है, क्या रणनीति कांग्रेस धरातल पर करती हुई नजर आ रही है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, चुनाव को लेकर क्या रहने वाला है? लोकसभा चुनाव बड़ा नजदीक है, किस तरीके से कांग्रेस तैयारी करती हुई अपनी धरातल पर नजर आ रही है? ये देखिए, लोकतंत्र का पर्व है जी, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को इसका परिणाम आएगा पूरे देश में। तो कांग्रेस की अच्छी तैयारियां हैं, अपनी पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है और 5 लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। सर, कांग्रेस एक बड़ा चुनाव राजनीतिक दल था, विपक्ष के जितने भी सारे बड़े छोटे नेता जो हैं भाजपा ग्रुप करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कहाँ कमजोर मानते हैं कि कहाँ क्या कमजोरी
पैदा हो रही है कांग्रेस में, जो सभी के सभी नेता लगभग बड़े नेता जाते हुए भाजपा में नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और जो गठबंधन है उसका पूरे जो है अधिकतर अपने भारत के सभी लोकसभा क्षेत्रों में लड़ेगा। और नेता तो पार्टियां ऐसे समय में बदलते आते जाते रहते हैं, कुछ लोग इस दल में आएंगे, कुछ लोग उस दल में जाएंगे, तो ये आना जाना लगा रहेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो जनता जब वोट देगी तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो मुद्दे हैं जनता के बीच के, गरीबी मुद्दा है, आपका महिलाओं के लिए है, आपके जो महंगाई है वो मुद्दा है, भ्रष्टाचार है वो मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसको लेके जो है कांग्रेस पार्टी अपने हर एक मंच से कह रही है। कल ही महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, न्याय यात्रा, ये जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो है उसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने, तो उसमें परिणाम जो है अच्छा आएगा, लोकसभा में कांग्रेस की अच्छी सीटें आएंगी। सर, जनता को एक मजबूत सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरत रहती है, मगर वो आज विपक्ष मजबूत नहीं आ रहा है। कहाँ कमजोरी मानते हैं सर, वो विपक्ष आखिरकार गया कहाँ है? देखिए, लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, उसकी आवाज को दबाया जाएगा, तो वो जनता के साथ अन्याय होगा और जनता की आवाज जो है वो सरकार तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा विपक्ष होना लोकतंत्र के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जनता की मांगे फिर कैसे उठेंगी। तो अच्छा लोकतंत्र का यही वो है कि अच्छा विपक्ष भी हो। तो हम तो इस बार अच्छे से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और सत्ता में आएगी। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या मानते हैं सर? अभी तक पार्टी कोई भी 2 सीटों को लेकर निर्णय नहीं ले सकी है। कहाँ आखिरकार रह गई है, जहाँ मंथन करना बाकी रह गया है सर? नहीं, निर्णय जल्दी लेगी। देखिए, उसकी एक प्रक्रिया है। अभी तो नामांकन की कल से प्रारंभ हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी जो 2 प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा हो जाएगी। सीईसी में उनके नामों की चर्चा होगी, फिर जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसके नाम पर मोहर लगेगी। तो ये कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करेंगे। जल्दी कैंडिडेट जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। सर, अभी कल ही राजेंद्र भंडारी जी ने भाजपा ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे सर राजेंद्र? और कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो अभी भाजपा के संपर्क में हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं सर, कुछ ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो कहाँ क्या मानते हैं कि आखिरकार कहाँ कमी रह रही है, क्या वजह मानते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या रहने वाली है? अब जो चले गए उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, किस कारण गए, व्यक्तिगत कारण गए, तो ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, आने आने रहेंगे। लेकिन जो जिसका नेता तो जनता बनाती है, तो जो जब वोट देगा, मतदान देगा, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को देगी, समझते रहेगी। कोई एक व्यक्ति के आने जाने से क्या होगा, ये तो वो नहीं आएंगे। और भी आपको पता होगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं, मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन अब ये तो सब चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता के मुद्दों पर जब जनता वोट देगी, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देगी। ये थे मेरे साथ आदित्य शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी जनहित के मुद्दे हैं कांग्रेस लगातार जनता के बीच में रखती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस लगातार भाजपा को जो है कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी और अपनी सरकार भारत में बनाती हुई नजर आएगी। जनता टीवी के लिए जावेद, विकासनगर। तो वहीं बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद अब बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसके लिए उपचुनाव होंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। तो वहीं बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, राजेंद्र भंडारी के अलावा भी कुछ लोग गए हैं और सभी के कुछ ना कुछ या तो दबाव के कारण है या लालच है। राजेंद्र भंडारी जी ने तो मौका पर इस्तीफा, इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश ही नहीं कर सकता। उनकी पत्नी के खिलाफ कई किस्म के आरोप बीजेपी ने लगाए। प्रोक्योरमेंट के भी आरोप थे कि जिसमें
कम रेट जिन्होंने कोट किए थे निविदा में, उनको ना देकर जो अधिक रेट वाले लोग थे उनको लाभान्वित किया गया। उसके अलावा 2012 की रज़ात यात्रा को लेकर भी कई किस्म के मामले थे, जिसपे विजिलेंस जांच भी चल रही है और कोर्ट से 2 बार राजेंद्र भंडारी राहत लेके वापस आए, लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने संभवतः कार्य किया। और भी कई मामले हैं जो उनके कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है कि काफी दबाव था। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी के साथ ही बीजेपी वोटरों को साधने में लग चुकी है। खासकर उत्तराखंड की धामी सरकार का महिला और युवा वर्ग पर विशेष फोकस है। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4% महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान का आदेश जारी किया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से आम जनता के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, चाहे केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, भारतीय जनता पार्टी की जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहां भी सरकारें हैं, हम लोगों ने कर्मचारियों को हर स्तर पर सुविधा देने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का 4% हमने जो है कि डीए बढ़ाया। उसी तरह प्रदेश में भी समय समय पर जो भी सुविधाएं केंद्रीय सुविधाएं हैं प्रदेश और केंद्र की सरकार दे रही है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश और प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। सभी पुलिस अधिकारियों को आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को नींबूवाला स्थित पर्यटन विभाग के प्रेक्षागृह में परीक्षण दिया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो चुनाव पूर्व परीक्षण में बताई जा रही बातों का चुनाव के दौरान पूरा ध्यान रखें। आचार संहिता लगने के बाद हमारी टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार जो 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में हम लोगों को जो संपत्तियां होती हैं उनसे होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने होते हैं। उसके अलावा भी डेली रिपोर्टिंग हमारी चलती है। हमारा एनसीसी का सेल, हमारा सीविजिल का सेल और जो हमारा कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है। और आज हमारे जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनकी पहली ट्रेनिंग चल रही है गढ़ी कैंट में। और वहाँ पे ईवीएम्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस जो हमारे डिटेल किस तरह से पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कराना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार में प्रशासन राजनीतिक बैनर और होर्डिंग हटाने में जुटा हुआ है। 48 घंटे के अंदर करीब 10,000 बैनर होर्डिंग हटाए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जानकारी दी। धीरज सिंह गब्रियाल ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वोट परसेंटेज 72% रहा था। इस बार वोट परसेंटेज को बढ़ाकर 85% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए लगातार हम लोगों ने एक्टिविटीज शुरू की और इन्हीं पोलिंग बूथों को भी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया और वहाँ पे लगातार हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती रहीं, चाहे हमारे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हो, बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स के माध्यम से हो। लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार 80-85% के करीब हम लोग देखिए 24 घंटे में जो भी सरकारी कार्यालय हैं उन स्थानों से बैनर पोस्टर्स को हटाना चाहिए। पिछले दिनों हुई धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विशेषकर वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान करती है। वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया है। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा।
देखिए, हम लोगों ने जब से सरकार में आए हैं, जब भी हमने स्टेट के अंदर हमारी सरकार रही है, जो अभी भी 2017 से हम लोग सरकार में हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, विशेष करके 9 जनपदों के लिए अगर आप बजटीय प्रोविजन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उन 9 जनपदों को कैसे हम इक्विवेलेंट और जनपदों के साथ, मैदानी क्षेत्र के जनपदों के साथ सुविधाएं दें और इस तरह से देखें कि भाई संपूर्ण उत्तराखंड एक टोकरी में पिरोया हुआ उत्तराखंड दिखे। ये काम हमने किया है। अब देहरादून में बीजेपी के गोरखा प्रकोष्ठ की ओर से गोरखाली सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, टिहरी सांसद प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह उपस्थित रही। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गोरखाली समुदाय हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा से ही समाज में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी गोरखा प्रकोष्ठ द्वारा एक गोरखा समाज के सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। जिस प्रकार से जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है। ये गोरखा समाज, मुझे याद है इस समय में 2012 में जब मैं मसूरी विधानसभा को लड़ने गया, जो कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा गोरखा बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां के लोग कहते थे हमने कांग्रेस को लूण खा को। सब लोग कांग्रेस के समर्थित थे, लेकिन आज मूल प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। यही कारण है कि आज पूरा गोरखा समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उत्तराखंड हायर एजुकेशन के राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में हम शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसमें जो आवश्यक परिवर्तन प्रक्रिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित की है, उसको लागू करने वाला उत्तराखंड सबसे पहला राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हम शिक्षा नीति को भावना के अनुसार और शब्दों के अनुसार पूरी तरह लागू कर रहे हैं और इसमें जो आवश्यक परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया भी बहुत तेजी से हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने जल विद्युत निगम लिमिटेड UGVNL के MD संदीप सिंघल का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है। इससे पहले पिटकुल के प्रभारी MD का कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है। तो वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ऊर्जा निगम बार बार लॉस में जा रहा है। ऊर्जा निगम से भ्रष्टाचार की खबरें निकल कर आ रही हैं। समझ से परे है कि बार बार जो है ऊर्जा निगम लॉस में जा रहा है, ऊर्जा निगम से भ्रष्टाचार की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सरकार की क्या सांठगांठ है कि जो अधिकारी 30 जून को रिटायर होने वाला है उसका आपने 3 महीने 4 महीने पहले उसको सेवा विस्तार दे दिया। क्या टोटा पड़ गया अधिकारियों का प्रदेश के अंदर, या फिर अंडर द टेबल कुछ ऐसी सांठगांठ उसके साथ है कि उसके बिना इस सरकार के गले से निवाला नहीं उतर रहा है? देहरादून में परिवहन विभाग ने पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप कराने और नए वाहन की खरीद पर 50% सब्सिडी दिए जाने का फैसला किया गया। इस दौरान देहरादून के RTO सुनील शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पॉलिसी का मकसद लोगों को आरामदायक अच्छे वाहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध करवाना है। ग्रीन कार्ड गत वर्ष भी हमने चारधाम यात्रा के प्रारंभ से 1 माह पूर्व बनाना शुरू कर दिया था। इस बार भी लगभग वही स्थिति रहेगी। उसमें 2-4 दिन का अंतर जनरल इलेक्शन की वजह से हो सकता है। तो एक बार जब डेट्स आ जाती है इलेक्शन नोटिफिकेशन। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर
बीजेपी ने नामांकन की तारीख तय की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। अल्मोड़ा में 22 मार्च को बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। नैनीताल में 27 मार्च को नामांकन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय भट्ट 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। टिहरी और पौड़ी में 26 मार्च को नामांकन दाखिल होगा। ये बड़ी खबर। वहीं हरिद्वार में 22 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी प्रत्याशी। ऑनलाइन नामांकन दाखिल करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी ने नामांकन दाखिल करने की तारीख तय कर ली है। और देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।